काफ बड़ा हो गया, फिर बड जलाने की कोशिश की है तो वो प्रॉपर जलते नहीं हैं और उसके बाद फिर हॉर्न डेवलप हो जाते हैं। सर ये इंपोर्ट आपने करवाई थी कि यहाँ की ये मतलब वो है? ये सारे एनिमल जो अब हैं ये फार्म की प्रोजनी है जो इधर यूएस के फार्म के ऊपर पैदा हुए हैं और फिर यहाँ पे ही पले बड़े हैं आप कह लें। जो यूएसए से 2016 में इंपोर्ट हुए थे उनमें से अब हमारे पास कोई एनिमल यहाँ पे फार्म पे नहीं है। वो हमने कुछ ऑक्शन कर दिए हैं और कुछ मोर्टेलिटीज़ हुई थी तो अब उनके बच्चे ही चल रहे हैं और इनके अंदर जो है 100% इंसेमिनेशन है और यूएस सीमन से है, यूएस होल्स्टीन के सीमन से इंसेमिनेशन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये क्रॉस हैं या प्योर नहीं है, ये 100% प्योर हैं क्योंकि इनकी ओरिजिन भी यूएसए से थी जो इनका पेरेंट स्टॉक था और उसके बाद इंसेमिनेशन तब से लेके अब तक यूएसए से सीमन इम्पोर्टेड से कर रहे हैं। तो ये यूएस जेनेटिक ही है। तो हमने मतलब ये प्रोजनी ली है, इनकी प्रोडक्शन की वो इंसेस्टर से ज़्यादा है कि उसी हिसाब से इम्प्रूवमेंट हुई है? ये काफ़ी इम्प्रूव्ड है उनसे, अडर डेवलपमेंट वाइज, स्टेचर वाइज और कैपेसिटी वाइज, सर्वाइवल वाइज जैसे ये कह रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू है रिसोर्सेज का। जब प्रोजेक्ट था यूएसडीए फंडेड उसमें फीडिंग जो है वो और तरह की थी। अब जो फीडिंग है वो थोड़ी सी आप कह लें कि सबसिस्टेंस लेवल की है जिसमें गुजारा करवा रहे हैं ताकि ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए ये हर्ड मेंटेन रहे। और यूनिवर्सिटी का कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है कि दूध बेच के कोई अर्निंग करना। यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए ये एक हर्ड जो है उसको मेंटेन रखना है और वो हर्ड ऐसे मेंटेन रखना है कि अपने खर्चे से ये अपना आप चलाता रहे। तो इसमें क्वेश्चन बाद में कर लीजिएगा सर को ना एक दफ़ा पूरा होल लेक्चर देने दें। इसमें हमारे पास दोनों साइड्स के ऊपर लैक्टेटिंग हार्ड्स हैं, कुछ इस तरफ हैं और कुछ इस तरफ हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के सेंसर्स देखेंगे इनको लगे हुए हैं। जैसे हम निडैप की बात कर रहे थे, ये येलो स्ट्रैप जो इनके गले में बांधे हुए हैं जी सर, ये नेक स्मार्ट टैग या इनको लैक्टिवाज नेक रिस्पॉन्डर्स इनको कहते हैं और ये निडैप का कंपोनेंट है। ये इसका ईटिंग और र्यूमिनेशन का हमें बताते हैं। ईटिंग टाइम 24 आवर्स का कितना है और र्यूमिनेशन एनिमल ने 24 आवर्स में कितनी की है। उसके बाद ये वाले हीट डिटेक्शन भी बता देते हैं। वो जब एनिमल हाइपर एक्टिव होता है तो उसकी नेक मूवमेंट भी एक्सटेंसिव हो जाती है, तो वो ये सेंसर डिटेक्ट करके उसकी बेस पे बताता है ये हीट में है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो ये इंडिविजुअल काउ फीडिंग के लिए एक सिस्टम है जिसको कैलन सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल एनिमल का अलाउंस कैलकुलेटेड आप डालते हैं और फिर उसको कैलकुलेट करते हैं कि उसकी 24 आवर्स की इनटेक कितनी है। अब हर एक बॉक्स में स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन से एनिमल का कौन सा बॉक्स है और वो एनिमल उसी बॉक्स में आके खाएगा, उसके अलावा कोई एनिमल नहीं खा सकता। ये गेट्स जो हैं ये सेंसर पे खुलते हैं, दूसरे एनिमल को वहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, जैसे वो यहाँ पे डिटेक्ट होता है अगर वो एनिमल स्पेसिफिक है उस गेट के लिए तो गेट ओपन होगा, अदरवाइज गेट ओपन नहीं होगा और कोई दूसरा एनिमल दूसरे एनिमल का अलाउंस जो है वो नहीं खा सकता। तो जो फीडिंग के ट्रायल हैं उसमें ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इंडिविजुअल काउ फीडिंग में। जब हम एक एक गाय को अलग अलग फीड खिला के चेक करना चाह रहे होते हैं कि उसकी मिल्क कंपोजिशन, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, इसके ऊपर कौन सी फीड जो है वो बेहतर जो परफॉर्म करती है, तो इस तरह के ट्रायल में फिर ये सिस्टम हम यूज़ करते हैं। इसके बाद इन एनिमल्स की हम दिन में 3 दफ़ा मिल्किंग करते हैं हर 8 घंटे के इंटरवल पे। सुबह 6 बजे करते हैं, दोपहर 2 बजे और रात को 10 बजे। और उसके बाद 2 दफ़ा इनको फ्रेश TMR जो है वो हम ऑफर करते हैं। सुबह की मिल्किंग के फ़ौरन बाद इनको फ्रेश TMR ऑफर किया जाता है और शाम की मिल्किंग के बाद इनको फ्रेश TMR ऑफर किया जाता है, जिसके अंदर ओट साइलेज और व्हीट स्ट्रा और अनमोल कंसनट्रेट जो है वो डाल के TMR वैगन के अंदर उसको ब्लेंड करके फिर इनको ऑफर करते हैं। आजकल सीजनल चारा हमारे पास अवेलेबल है, ये बरसीम जैसे हम देख रहे हैं, तो ये भी हम इसी सीज़न में 1-2 महीने के लिए हमें अवेलेबल होता है, तो ये भी हम इनको ऑफर करते हैं इस टाइम पे। इनकी ब्रीडिंग के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट इंसेमिनेशन के लिए G6G और डबल ऑफ सिंक प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। शुरू में जैसे दिसंबर और जनवरी में हम डबल ऑफ सिंक यूज़ कर रहे होते हैं, उसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है। जैसे जैसे आगे हम जाते हैं
जनवरी के एंड पे और फरवरी, तो क्योंकि ड्यूरेशन कम रह जाता है, आगे गर्मी आ जाती है और फिर इनके रिजल्ट्स नहीं आते, फिर हम थोड़ा प्रोटोकॉल शार्ट करते हैं और G6G लेके आते हैं। और G6G और तकरीबन इनके कंसेप्शन के रिजल्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट 1-2% के डिफरेंस से सिमिलर ही हैं। तो इसमें डबल ऑफ सिंक फॉर फर्स्ट इंसेमिनेशन, और हमारा टारगेट होता है 60 डे के ऊपर जाके हमारे हर्ड की पहली इंसेमिनेशन हो जाए। तो उसके लिए हम 35 डे के ऊपर प्रोटोकॉल स्टार्ट कर देते हैं, सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल। और जैसे ही 60 डे पूरे होते हैं तो हमारी फर्स्ट इंसेमिनेशन जो है वो हो जाती है। अब 35 डे के ऊपर प्रोटोकॉल स्टार्ट करने के लिए यूट्रस को इन्वोल्यूट कराना टारगेट होता है कि जब हम प्रोटोकॉल स्टार्ट करें, इन्वोल्यूशन प्रॉपर हो चुकी हो, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन इस तरह का कोई, उसके लिए फिर हमें मॉनिटर करना पड़ता है। हम 40 डे के ऊपर और 35 डे के ऊपर उसके डिस्चार्ज की जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसकी स्कोरिंग करते हैं और उसको देखते हैं कि वो एंडोमेट्राइटिस की तरफ तो नहीं जा रहा है एनिमल, और जो एंडोमेट्राइटिस की तरफ जा रहा होता है उसको ट्रीट करते हैं, और जो नॉर्मल जा रहे होते हैं उसको फिर चलने देते हैं, और उसको 35 दिन पे जाके सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल का पहला इंजेक्शन हम लगा देते हैं। और डबल ऑफ सिंक में 60 डे के ऊपर जाके फर्स्ट इंसेमिनेशन जो है वो हो जाती है हमारे फार्म पे। इनिशियली हम इंट्रायूट्राइन प्रेफर नहीं करते, हम उसको प्रोस्टाग्लैंडिन और एंटीबायोटिक के साथ ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, पेरेंटल एंटीबायोटिक के साथ। अगर उससे वो कवर नहीं हो रहा और हमें लग रहा है कि इसका इफेक्ट नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आ जाता है, वो नॉर्मल हो जाते हैं ट्रैक्स। अगर फिर भी नहीं हो रहे होते तो फिर हम लेस देन 1% हमारा यूज है इंट्रायूट्राइन ट्रीटमेंट्स का। उसके अलावा अगर हम उसको सही मॉनिटर कर रहे हैं टाइमली, और हम टाइमली डिटेक्ट कर रहे हैं कि ये एनिमल एंडोमेट्राइटिस की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, और टाइमली उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर हमें इंट्रायूट्राइन की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। एंटीबायोटिक कौन सी यूज़ करते हैं? इसमें आप चॉइसेस डिफरेंट हैं। हम जो है वो नगमेंटन, जेंटा, उसके बाद समटाइम हम पेंटोमाइसिन यूज़ करते हैं, पेनबायोटिक भी यूज़ हो जाती है बाज़ दफ़ा। तो ज़्यादातर हमारी नगमेंटन और जेंटा चलती है, और आप कह लें कि हमारी जो बेस लाइन की एंटीबायोटिक है वो नगमेंटन है, जो हर तरह के इनिशियल इशू में हम उसका शॉट लगाते हैं, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और आप कह लें मॉक्सिसिलिन बेस्ड है। और शार किस तरह आप आपने हाउसिंग पढ़ी थी ना, तो ये देखिए साइड से 22 फीट है और दरमियान में 35, ठीक है डॉक्टर साहब? कितना ही है सर? तो ये जो मॉडर्न हाउसिंग आपको पढ़ाई गई थी, ये देखने हॉस्टिन के लिए बेस्ट सूटेबल हाउसिंग है। और ये जैसे आपको ब्रैकेट फैन का पढ़ाया था, 25-30 फीट तक ना इसकी थ्रो जाती है, और ये पाकिस्तान मेड है। अभी वो बता रहे थे सैफ के बिलाल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं प्राइवेट रोड पर, ये वो बना रहे हैं। तो सैफ किधर हो, कितने का आ रहा है सैफ? तो बाकी ये आपने फीड का देख लिया है कि ये टोटल मिक्स राशन TMR वैगन है इनके पास, और इसमें 10 kg वंडा डाल रहे हैं, और 1 किलो वीट स्ट्रॉ है, और 25 किलो के करीब 25 से 28 किलो के करीब साइलेज डाल रहे हैं। तो आप इसी तरह आपने ड्राई मैटर देखना है कितने % बनता है। डॉक्टर साहब बॉडी वेट क्या होगा? 650 से 680 के दरमियान जो पेरस काउज हैं जिनकी पैरिटी 2 या उससे ज़्यादा है, और जो प्रेमी पैरस हैं जो अभी जिन्होंने काव किया है वो 550 से 600 के दरमियान उनका वेट होता है, और जो कुछ हैं जिनको कोई इशू हो गया काविंग के दौरान वो 475-500 तक रुक जाती हैं समटाइम फर्स्ट कावर। प्यूबर्टी कितनी एज पे आ रही है? प्यूबर्टी इनकी प्रोजेक्ट में तो 12-13 महीने के ऊपर आ जाती थी जब इनकी ऑप्टिमम फीड थी और ऑप्टिमम इनकी मॉनिटरिंग थी। अब इनकी आ रही है कोई 16-17 मंथ के ऊपर। ये थोड़ा सा फैक्टर फीड का है जिसमें LNDD कंसनट्रेट का इफेक्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो अभी 16-17 मंथ हैं। और इनिशियली 9 मंथ्स में भी कुछ हीफर्स आई थी,
जिनको फिर हमने वॉलंटरीली वेट कराया था 13 महीने तक, और फिर 13 महीने पे जाके उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट की। अच्छा, वो आपने वजन बताया 350 जी 350 kg बॉडी वेट और हाइट 125 सेंटीमीटर, और उस पे जाके हम इनकी ब्रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते इससे हैं। पहले नहीं करवाते हैं? तो कितने एज पे गुजर जाती हैं एज पे आने के लिए? पहले भी शुरू हो जाती हैं? जी इसमें वो तो बहुत काफ़ी सर 8-10 महीने से जंपिंग शुरू कर देती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो हम वॉलंटरीली वेट करते हैं स्टेचर और ये चीज़ें पूरा होने के लिए। सर मिनरल मिक्सचर और इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ करते हैं? इसमें हम तो कस्टमाइज वंडा लेते हैं जिसमें वो सारा कुछ बैलेंस करके देते हैं, और सप्लीमेंट हम अलग से कुछ भी नहीं करते। सर एक तो मिल्क प्रोडक्शन का बता दें, एवरेज कितनी चल रही है, और फार्म पे जो मेन इश्यूज चल रहे हैं ब्रीडिंग के वो भी बता दें। हमारे पास इस टाइम जो 24 लीटर की एवरेज चल रही है प्रोडक्शन की, और इसमें जो रिप्रोडक्शन के इश्यूज हैं उसमें यही है, एंडोमेट्राइटिस सबसे बड़ा इशू है। लेकिन अगर उसको टैकल कर लिया जाए टाइमली, एनिमल्स के डिस्चार्ज के ऊपर काविंग के फौरन बाद डिस्चार्ज मॉनिटर किया जाता है उसका 21 दिन तक, और उसमें देखा जाता है किसी के डिस्चार्ज में स्मेल तो नहीं आ रही। और उससे भी इम्पॉर्टेंट, काविंग के टाइम पे एनिमल की प्लेसेंटा एक्सपेल कराने के लिए उसको प्रोटोकॉल लगाना पड़ता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है, उसके बाद अगर नहीं करता फिर इंजेक्शन है, अगर फिर भी नहीं करता उसका फिर एंटीबायोटिक का कोर्स है, और उसमें कुछ अगर बाहर है प्लेसेंटा उसको काट के तो उधर ही सेपरेट कर देते हैं, और उसके बाद इस तरह के एनिमल को फिर फोकस में रखते हैं जिसकी स्पेसिफिकली रिटेंशन हो, और उसको फिर 14 डे पे जाके देखते हैं वो डिस्चार्ज उसका नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, उसमें कोई स्मेल आ रही है, पस सेल्स कितने हैं, 50% से ज़्यादा हैं, कम हैं, तो उसकी बेस पे फिर उसको ट्रीट करके इन्वोल्यूट करवाने की कोशिश करते हैं 35 दिन के अंदर। और फिर अर्ली इन एनिमल्स का जो इशू है वो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अगर इनकी इनटेक मॉनिटर ना की जाए, इनका BCS कंट्रोल्ड ना किया जाए। क्लोजअप के अंदर क्लोजअप होता है 21 डे बिफोर काविंग, और फिर फ्रेश अप होता है 21 डे आफ्टर काविंग। तो पहले 21 दिन उनको BCS और उनका जो DCAD है उसको मैनेज किया जाता है, ताकि काविंग के फ़ौरन बाद जो है फैटी लीवर, मिल्क फीवर और इस तरह की चीज़ों के जो केसेस हैं वो कम हो। अगर एनिमल ओबीस होगा काविंग के टाइम पे, काविंग के बाद जब उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो वो अपने रिजर्व जल्दी से मोबिलाइज करेगा, और उसके जो लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो उसके लिए फिर अगर कुछ एनिमल आपके ओबीस होते हैं फिर उनके लिए आप मैनेज करके रखते हैं चीज़ें जो उसके लीवर को सपोर्ट करती हैं, जिसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है और नियासिन या इस तरह के कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो उसको देते हैं जो उसके लीवर को सपोर्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं जो डे टू डे आप मॉनिटर कर रहे होते हैं। आपने दिन स्पेसिफिक किए होते हैं कि आज आपने जो है वो BHBA का लेवल चेक करना है, आज आपने DCAD की यूरिन की pH चेक करनी है, जिससे आप वो चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आपकी सारी चीज़ें आपकी स्कीम के मुताबिक वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। DCAD क्या होता है? अभी कोई बच्चा बताया डायरेक्टली किटाइनाइड। एंडोमेट्राइटिस चल रही है, मेट्राइटिस चल रही है, आप किस तरह फ्लूइड मतलब वो पास वगैरह निकालते हैं किस तरह? अभी हमारे इसके लिए वैसे प्रॉपर जो एक मेट्री चेक डिवाइस होता है जो पर वेजाइनम इंसर्ट करके वो अंदर से वो सारा कलेक्ट करके बाहर ले आता है जो भी डिस्चार्ज होता है। अभी वो अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, तो हम पाम यूज़ करते हैं। अच्छी तरह उसके जो प्रीमियम है उसको डिसइंफेक्ट करके क्लीन करके उसके बाद हाथ डिसइंफेक्ट करके प्रॉपर ग्लव्ड हैंड के साथ पाम के साथ वो सारा डिस्चार्ज उसका कलेक्ट करते हैं ट्यूब के अंदर, फिर उसको स्कोर करते हैं कि इसका स्कोर क्या है, और उसकी बेस पे फिर डिसाइड करते हैं कि इसको क्या ट्रीटमेंट होना है, डिस्चार्ज नॉर्मल है एबनॉर्मल है। तो यूट्राइन डिस्चार्ज हाथ कहाँ तक पहुँच जाता है यूट्रस तक? यूट्रस को कभी मैनिपुलेट नहीं करते हैं, ये डिस्चार्ज हम कलेक्ट करते हैं वेजाइना से, जो हम सपोज कर रहे होते हैं कि यूट्रस से ही आ रहा है, ठीक है, और उसकी बेस पे फिर हम उसको करते हैं, स्कोर करते हैं और इवेलुएट करते हैं यूट्रस को। सर इधर मेस्टाइटिस के क्या हालात हैं? अब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मेस्टाइटिस कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेमनेस के कुछ केसेस हमारे पास रहे हैं पिछले दिनों में, तो अब वो हमारे पास एक ही है। उसके अलावा कैसे कंट्रोल करते हैं? लेमनेस के लिए हमारे पास एक तो ये आप देख रहे हैं रबड़ मैट है, ये एनिमल्स में ज़्यादातर यहाँ पे खड़े होकर फीड खानी होती है।
क्योंकि इनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर डायरेक्ट कंक्रीट पे है तो और इम्पैक्ट होगा और प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे। अगर मैट के ऊपर है तो फिर उसको थोड़ा कुशन मिल जाता है, उतना प्रेशर नहीं पड़ता उसके हूफ्स के ऊपर और वो कुछ हेल्दी रहते हैं। और कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं हूफ के लिए, नियासिन वगैरह, बायोटिन वगैरह, जो